हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए आप सभी लोग का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्लास चल रहा है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। एंड थर्ड पार्ट में आप सभी लोगों को आगे के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इससे पहले भी आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर जाके देखेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वीडियो लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एंड थोड़ा समय का अभाव था, इस वजह से क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं की गई है, लेकिन सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मसल्स दैट आर फाउंड इन हार्ट टू सर्कुलेट द ब्लड आर नोन एज। बताओ, हार्ट के मसल्स को क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, हार्मोनल मसल। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, कि बताओ भैया मसल्स दैट आर फाउंड इन हार्ट, तो हार्ट में पाया जाने वाला मसल कार्डियक मसल्स कहलाता है। क्या कहलाता है सर? कार्डियक मसल्स कहलाता है। एंड कार्डियक मसल्स याद रखना, हार्ट के डॉक्टर को भी क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, एंड कार्डियक मसल का एक फीचर है कि याद रखना कार्डियक मसल के बारे में कि ये ऑलवेज ये इनवॉलंटरी होता है या वॉलंटरी? सब लोग बताइए, कार्डियक मसल वॉलंटरी होता है या इनवॉलंटरी? तो ये इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी कहने का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हमारे एक्शन के, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, ये इनवॉलंटरी मसल होता है। वेरी गुड। एंड कार्डियक मसल के अलावा जो और भी मसल्स हैं ऑप्शन में, उसको भी देख लीजिए। जैसे मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तो मस्कुलर टिश्यूज की अगर मैं बता दूं तो मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स का, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। तो कार्डियक तो हार्ट में पाया जाता है। फिर स्केलेटल कहाँ पाया जाता है? तो अटैच्ड विथ बोन, ये अटैच्ड विथ बोन, अटैच्ड विथ बोन यानी बोन के साथ जुड़े होते हैं, हड्डियों के साथ। जैसे हाथ में मांसपेशियां है ना, हड्डी से जुड़ा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि जो मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं उनके अंदर वॉलंटरी नेचर होता है, उनके अंदर वॉलंटरी नेचर होता है, वॉलंटरी नेचर होता है ना। उनके अंदर क्या होता है? वॉलंटरी नेचर होता है, यानी ऐच्छिक क्रियाएं, है ना, हमारे कंट्रोल में होता है। देखो, हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां आपके कंट्रोल में होंगी। फिर वापस अगर स्मूथ मसल्स पे मैं आ जाऊं तो स्मूथ मसल्स यानी चिकनी मांसपेशियां, ध्यान रखना, ये आपके इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है। इंटरनल हॉलो ऑर्गन, इंटरनल हॉलो ऑर्गन। इसका मतलब सर, इंटरनल हॉलो ऑर्गन जैसे आपका स्टोमक हो गया, जैसे आपका स्टोमक हो गया, है ना, पेट, इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इस सब चीज़ में पाया जाता है, ध्यान रखना, है ना। पेट, आंत, इन सब चीज़ों में पाया जाता है क्या? स्मूथ मसल्स। एंड ये जो स्मूथ मसल्स है ये आपका क्या है? ये भी इनवॉलंटरी है, क्योंकि आपके पेट की मांसपेशियां, आंत की मांसपेशियां आपके कंट्रोल में नहीं है। जब पेट को संकुचित होना होगा, क्रमांकुचित होना होगा, तो वो खुद ही हो जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ओवरऑल मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। मस्कुलर टिश्यू होते हैं 3 प्रकार के। मस्कुलर टिश्यू में पहला है कार्डियक मसल्स, तो हार्ट का मसल है। फिर है स्केलेटल मसल जो कि बोन से अटैच्ड होता है, वॉलंटरी इन नेचर है। स्मूथ मसल्स इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स में पाया जाता है, स्टोमक, इंटेस्टाइन वगैरह जैसे में, एंड इनवॉलंटरी होता है। ठीक है, चलो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप लोग जवाब दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इसमें से सेल मेम्ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है? क्रोमैटिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है? तो आप ये दिमाग लगाइए कि क्रोमैटिन, पहला ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? क्रोमैटिन तो सर न्यूक्लियस से रिलेटेड है। हाँ जी, क्रोमैटिन मतलब क्या हुआ? इस तरीके से जो फाइबर पाया जाता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, जो कि क्रोमोसोम बनेगा फिर, तो ये क्रोमैटिन नहीं पाया जाता है, ये नहीं है। बाकी कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, ये सब तो कहीं ना कहीं आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस चीज़ से है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड सेल मेम्ब्रेन याद रखना, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? तो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का, याद रखना। तो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत होता ही है, क्रोमैटिन आपका नहीं होता। ये नहीं पूछ रहा है नॉट अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, है ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग का स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल।
आपका है नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन, यानी स्कल मतलब होता है पूरा खोपड़ी में मात्र एक ऐसी हड्डी है जो कि मूवेबल होती है। दिमाग लगाइए वो कौन सा है? अरे भाई हिला के दिखाओ, पूरे स्कल में कोई एक हड्डी हिला के दिखाओ, वही होगा। तो सर पूरे स्कल में जैसे फेसियल क्रेनियल सब मिला के बात कर रहे हैं, तो आप याद करो ये आपका बोलने टाइम बस एक ही को हिल रहा है, ये नीचे वाला निचला जॉ, लोअर जॉ मैंडिबल बोन कहलाता है, ये मैंडिबल। तो पूछा भी जाता है मात्र एक पूरे स्कल में या पूरे फेसियल में एक ही हड्डी है जो मूवेबल है, वो है मैंडिबल। लोगों को लगता है ये दोनों मूव करता है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, नहीं, हम लोग का ये दोनों मूव नहीं करता। हमारा मैग्जिला जो है, ये मैग्जिला अपर जो है, मैग्जिला याद रखना, मैग्जिला यानी अपर जॉ, ये अपर जॉ होता है, अपर जॉ ऊपरा जबड़ा वो फिक्स है। मैंडिबल जो होता है वो लोअर जॉ होता है, लोअर जॉ, और ये मूवेबल होता है, ये मूवेबल होता है, ठीक है, ये मूवेबल होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकेस्ट लेयर इन द हार्ट, हार्ट का थिकेस्ट लेयर कौन सा है बताओ? थिकेस्ट लेयर इन द हार्ट, तो हार्ट का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके हार्ट का अगर मैं बता दूं तो कितने लेयर होते हैं सर? 3 लेयर होता है। कौन कौन सा सर? तो आपको मैं लेयर बना के दिखा देता हूँ। ये आपका एक लेयर हो गया और ये आपका इनर लेयर मान सकते हो, ठीक है। तो सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम। बीच वाला जो लेयर होता है वो मायोकार्डियम एंड अंदर वाला होता है एंडोकार्डियम। तो सबसे थिकेस्ट लेयर जो होता है वो बीच वाला मायोकार्डियम होता है। सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सा होता है? ये मायोकार्डियम। क्या होता है? मायोकार्डियम सबसे थिकेस्ट लेयर होता है, देखो है ना आंसर, मायोकार्डियम, ठीक है। अगर बोलेगा आउटर मोस्ट लेयर तो पेरिकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम, ठीक है, और पेरिकार्डियम को ही एपिकार्डियम भी कहते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का स्क्रीन पर, द टीनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लिंग्स आर कॉल्ड, ह्यूमन लंग्स, लिंग्स में लिंग नहीं लंग है ना, यानी ह्यूमन लंग्स में जो टीनी एयर सैक होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ये आपका ट्रेकिया है, ये आपका ब्रोंकाई है, और ये इस तरीके से लंग्स होता है, और इधर से ये भी लंग्स होता है। तो ये लंग्स में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, एंड ब्रांचेस के एंड में छोटे छोटे क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं। क्या होते हैं? एल्वियोलाई। इसका नाम क्या होता है? एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलाई। एंड ये क्या होता है? साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, यहीं से O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, गैसियस एक्सचेंज यहीं पर होता है, ठीक है। तो आपका जो टीनी एयर से छोटा छोटा हवा से भरा गुब्बारा एल्वियोलाई कहलाता है, वो क्या कहलाता है? एल्वियोलाई। एंड यही एल्वियोलाई है जिसके पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज से CO2 बाहर जाता है एंड O2 एल्वियोलाई से इसमें आता है, जिससे ब्लड प्योरीफाई होता है ना। हाँ जी, तो लंग्स में जो आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वही एल्वियोलाई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एनाटमी इज द स्टडी ऑफ, एनाटमी किस चीज़ की स्टडी है बताओ? बेसिक सा क्वेश्चन है, एनाटमी इज द स्टडी ऑफ, तो एनाटमी स्टडी है फिजियोलॉजी का नहीं, फंक्शन का नहीं, स्ट्रक्चर यस। तो आपको दो चीज़ें हैं, है ना, एनाटोमी है ना, और एनाटोमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अध्ययन को एनाटोमी कहते हैं। जबकि फिजियोलॉजी की मैं बात करूँ तो इसके फंक्शन, किसी भी चीज़ के फंक्शन की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर हैं, हार्ट का लेयर कितना है, किस तरीके का बनावट है, वो सब एनाटमी हो गया। लेकिन हार्ट का कार्य क्या है, जैसे ब्लड को पंप करना, तो वो उसकी फिजियोलॉजी हो गई। तो एनाटमी में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665, सेल की मतलब सेल की खुशखबरी नहीं, डिस्कवरी सेल की डिस्कवरी किसने किया था बताइए? सेल की डिस्कवरी किसने की थी 1665 में? रॉबर्ट हुक, डेविड थॉमसन, रॉबर्ट क्रोक, या तो क्या कहते हैं मैरिए फ्रांकोइस। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया 1665 में, सन 1665 में। और इन्होंने जो सेल खोजा था वो कैसा सेल था? डेड सेल। ये इन्होंने जो सेल खोजा था वो डेड सेल था। और सबसे पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व किसने किया था? सबसे पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व किसने किया था? तो लिविंग यानी कि एल फॉर लिविंग, एल फॉर ल्यूवेनहुक, किसने किया था? ल्यूवेनहुक ने। पूरा नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, एवी ल्यूवेनहुक, ठीक है, एवी ल्यूवेनहुक ने सबसे पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया था।
क्वेश्चन है नेम एन ऑर्गेनल विच सर्व एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। यानी प्राइमरी पैकेजिंग एरिया मेनली पैकेजिंग के लिए कौन होता है? तो आपके सेल के अंदर बताओ क्या होता है जो पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पैकेजिंग के लिए, पैकिंग के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी एपरेटस या नन? वेरी गुड आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग, गोल्जी एपरेटस। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, है ना, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, है ना, एकदम टेंशन नहीं लेना है। गोल्जी एपरेटस, एंड जो ये गोल्जी एपरेटस है ना आपका, ये गोल्जी एपरेटस ध्यान रखना, ये आपका पैकेजिंग है ना करने का काम करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। हाँ, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री, सेल का आउटर मोस्ट कवर। तो अगर एनिमल सेल की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में प्लांट सेल को कंसीडर नहीं करते हैं, एनिमल सेल को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन भी एनिमल के अंतर्गत आता है। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या नन? तो सबसे बाहर तो भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा ना, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है बोन्स आर कनेक्टेड टू इच अदर। बोन्स आर कनेक्टेड टू इच अदर, यानी बोन बोन किससे जुड़ा होता है? बोन बोन। अरे यार बी सुने हो तो बबली, अब बबली याद करो, बबली है ना, बबली, अरे ऐसे लिख देते लो, बबली। अब तो सही है ना, बबली, बबली, बोन बोन, लिगामेंट, ली मतलब लिगामेंट। याद करो गाना हम लोग गाए थे, बबली लगावे फेयर लवली, लगा के फेयर लवली, जान लेवे कारे पगली, है ना। बोन एंड बोन्स आर कनेक्टेड टू इच अदर। जबकि टेंडन, टेंडन मतलब चंदन, एंड चंदन याद करो बहुत खतरनाक था, माँ बहन कर देता, यानी मसल टू बोन, माँ बहन यानी मसल टू बोन। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज। सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? तो सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी हड्डी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी, टिबिया, फिबुला, फीमर, क्लेविकल। मेरे ख्याल से अब तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, अब आप लोग अच्छे से आंसर करोगे। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, क्या बात है। फीमर, लंबी बोल दे, मजबूत बोल दे, ये इसको हम लोग थाई बोन भी कहते हैं, थाई बोन, है ना, थाई बोन यानी कि जांघ का मांसपेशी। सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर होती है, ठीक है। हाँ, अब है विच, अच्छा यहाँ पर और भी जान लो, ये जो आपका ये होता है क्लेविकल, क्लेविकल ये वाली हड्डी होती है ना, इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, या तो कॉलर बोन, इसी को हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। ये देखो इधर दिखता है ना इस तरीके से एस शेप्ड हड्डी, यहाँ पर ये कॉलर बोन और साथ ही साथ ब्यूटी बोन भी कहलाता है। जिस महिलाएं में ये दिखता है उसको ब्यूटीफुल माना जाता है, ब्यूटी बोन, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव बैग कहलाता है? कौन सा डाइजेस्टिव बैग कहलाता है बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग। डाइजेस्टिव बैग के नाम से किसको जानते हैं? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग्स। तो डाइजेस्टिव बैग के तौर पर जाना जाने वाला कौन सा है? तो डाइजेस्टिव बैग के तौर पर जाना जाता है लाइसोजाइम। कारण क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक, जो कि हाइड्रोलाइज कर सकता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि डाइजेस्ट कर सकता है। एंड ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से सुसाइडल बैग, सुसाइडल है ना, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, बैग ऑफ द सेल, कोशिकाओं का सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम कहलाती है। हिप जॉइंट इज अ टाइप ऑफ, हिप जॉइंट किस प्रकार का टाइप है?
हिप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट या पाइवोट जॉइंट। तो हिप जॉइंट हो या शोल्डर जॉइंट हो, मैंने आपको बता रखा है एग्जाम्पल्स में। जो आपका हिप जॉइंट, क्या क्या, हिप जॉइंट एंड उसके साथ साथ शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पर जो जॉइंट होता है कुछ ऐसा होता है कि मान लो इधर से ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर ऐसे करके हड्डी आया और जुट गया, तो बॉल और सॉकेट बना हुआ है। तो बॉल एंड सॉकेट में आपका हिप जॉइंट कमर का जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट ये है। हिंज जॉइंट में आपका हो जाता है एल्बो, जो एक तरफ ओपन और क्लोज होता है ऐसे ऐसे, है ना। तो एल्बो जॉइंट, एल्बो है ना, एल्बो जॉइंट एंड नी एंड एल्बो एंड नी जॉइंट, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और पाइवोट C1 और C2 के बीच में, सर्वाइकल एटलस और एक्सिस होता है ना, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा और दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में गर्दन के पास, नियर नेक के पास होता है, ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? सेल, न्यूक्लियस, एग, नन। बताओ फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, सेल की फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? कोई बोल रहा है सर पढ़ा हुआ लग रहा है। भाई पूरा साल पढ़ाए हैं मेहनत की है यार, तो फिर पढ़ा हुआ तो लगेगा, अभी लास्ट टाइम पर प्रैक्टिस करना है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, सेल का न्यूक्लियस। ऐसे भी HAP में बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा, काम बन जाएगा। सॉरी, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल नहीं बोला है, लाइफ। लाइफ का फंक्शनल यूनिट बोलेगा तो सेल, सेल का बोलेगा ब्रेन, तब न्यूक्लियस, यहाँ हो जाएगा सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन बींग्स। मानव में टोटल रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? टोटल रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 26। किसमें? एडल्ट में, 26 एडल्ट में, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों में बात करो तो ये चीजें संख्या बढ़ के हो जाती है 33। काइल्ड, क्योंकि उस समय पे अनफ्यूज्ड फॉर्म में होता है, चीजें अनफ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं, बाद में फ्यूज हो जाती हैं, है ना। हाँ, तो अब देखो 26 अगर ऑप्शन में नहीं है तो मार दो 33, कोई तो होगा, हाँ 33। और वर्टिब्रल कॉलम को 5 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसके बाद होता है थोरेसिक, उसके बाद होता है लंबर, उसके बाद होता है कोकिजियल, नहीं उसके बाद होता है पेल्विस, और उसके बाद कोकिजियल, है ना। सैक्रम और कोकिस होता है, सैक्रम और कोकिजियल। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा टोटल 7 को होता है, थोरेसिक 12 को होता है, लंबर 5 को होता है, सर ये एक। तो देखो 12 7 19 5 24 2 26, लेकिन ये शुरुआत में होता है 5 को है, बाद में फ्यूज हो जाता है तो 1 बन जाता है। ये शुरुआत में होता है 4 को, फ्यूज हो जाता है, इसीलिए आप जोड़ोगे 12 7 19 5 24, 24 4 28 5 33, है ना, 33। नेक्स्ट है अ प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, है ना, इज कॉल्ड, यानी एक प्लेन को अगर आगे और पीछे में बांट दे तो वो कोरोनल प्लेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कोरोनल प्लेन, है ना। एक प्लेन जो कि बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांट दे वो आपका कोरोनल प्लेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कोरोनल प्लेन, ठीक है, कोरोनल प्लेन, वेरी गुड। नेक्स्ट है द ब्रेस्ट बोन इज कॉल्ड। ब्रेस्ट बोन किसको कहते हैं? तो ब्रेस्ट बोन बोल दीजिए, या तो फिर ब्यूटी बोन बोल दीजिए, या तो सिग्मॉइड शिफ्ट, तो स्कैपुला तो नहीं होगा, स्टर्नम तो नहीं होगा, आपका ब्रेस्ट बोन क्लेविकल कहलाता है, C। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टर्नम को कहते हैं ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, हाँ स्टर्नम हो सकता है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम होगा, स्टर्नम सही है। क्लेविकल को तो ब्यूटी बोन कहते हैं, हाँ स्टर्नम हो जाएगा ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम हो जाएगा ब्रेस्ट बोन, क्योंकि दोनों ब्रेस्ट के बीच में होता है ना, मान लो दोनों ब्रेस्ट है तो उसके बीच में होता है ना, T शेप्ड का बोन होता है स्टर्नम, वेरी गुड। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्किंग टुगेदर फॉर्म्स एंड डैश ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लोअर्स टुगेदर टू फॉर्म। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है, सही सीक्वेंस पूछ रहा है। देखो टिश्यू, ऑर्गन, सेल, नहीं, सेल सबसे पहले होता है, उसके बाद टिश्यू होता है, उसके बाद ऑर्गन होता है। तो CTO खोजो, COT नहीं, OCT, आप पहला अक्षर देख रहे हैं, CTO यानी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, CTO सीक्वेंस यही सही है। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है पटेला, जो आपका नी कैप के नाम से जाना जाता है, घुटने की हड्डी है, नी कैप के नाम से जाना जाता है। वो क्या होता है? तो वो एक प्रकार का सेस्मॉइड बोन है। वो एक प्रकार का क्या है? सेस्मॉइड बोन है। वो एक प्रकार का सेस्मॉइड बोन है, ठीक है, हाँ। फ्रीली मूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड। देखो जॉइंट 3 प्रकार का होता है। जॉइंट कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो फ्रीली मूवेबल, फ्रीली यानी पूरी तरीके से घुरता हुआ।
एक है स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल यानी हल्का फुल्का मूव, और एक है इमूवेबल। तो फ्रीली मूवेबल में क्या हो जाएगा भैया बताओ? फ्रीली मूवेबल जॉइंट तो साइनोबियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल को नाम क्या दिया गया? साइनोबियल जॉइंट। और स्लाइटली मूवेबल हल्का सा मूवेबल जॉइंट को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस, नहीं कार्टिलेजिनस, उसको हम लोग कार्टिलेजिनस कहते हैं। जबकि पूरे तरीके से जो इम्परमिएबल होता है वो होता है साइनोबियल जॉइंट, सॉरी फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। जैसे कि सूचर्स एग्जाम्पल में, तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्या हो जाएगा? साइनोबियल। फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्या हो जाएगा? साइनोबियल। आंसर हो जाएगा सी। फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्या हो जाएगा? साइनोबियल। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड सिक्रीट इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डक्ट और द ट्यूब। बताओ किस प्रकार का ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है थ्रू अ डक्ट और ट्यूब? डक्ट होता है उसमें। विच व्हाट टाइप ग्लैंड सिक्रीट इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डक्ट, डक्ट के द्वारा, नली के द्वारा एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि एक्सोक्राइन में डक्ट नहीं होता और ये हार्मोन बनाता है, जबकि एंडोक्राइन एंजाइम बनाता है। ठीक है। स्मूथ मसल्स कैन बी फाउंड। बताओ स्मूथ मसल मैंने बताया था, स्केलेटल मसल हड्डी से जुड़ा हुआ है, स्मूथ मसल इंटरनल बॉडी ऑर्गन। बताओ अटैच टू स्केलेटन नहीं, नी जॉइंट नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स यस, इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। मास्ट सेल कंटेन, मास्ट सेल में क्या होता है बताओ? मास्ट सेल में क्या होता है? तो मास्ट सेल में हिपैरिन और हिस्टामिन, हिपैरिन और हिस्टामिन होता है, हिपैरिन एंड हिस्टामिन होता है। मास्ट सेल कंटेन्स हिपैरिन एंड हिस्टामिन, हिपैरिन एंड हिस्टामिन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड। चलो तो आगे की और भी क्वेश्चंस हैं, है ना? तो आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस थे और 2 क्लास लगेगा, एचएफई का टॉप 100 एमसीक्यू कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग स्यूटिक्स का करेंगे और सोशल फार्मेसी। ओके चलो, तो क्या किसका कितना सही हुआ बताइए? ऐसे तो नंबरिंग कर नहीं पाया था, थोड़ा लगभग 24 या 25 क्वेश्चन आज क्लास में मैं करवाया हूँ। अच्छे तरीके से करिए, मन से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, थैंक यू।